हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर अदिति विजयवर्गीय एंड आज से हम हमारा ऑर्थोपेडिक्स एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। अगेन सूरज कुमार बुक को ही अभी हम कवर करते चल रहे हैं। हर एक वीडियो के अंदर ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चंस आई एम ट्राइंग टू कवर कि इतने तो कम से कम एक वीडियो में हो ही जाए। ठीक है, स्टिल अगर आपको लगता है कि 20 क्वेश्चंस आर नॉट इनफ, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है तो वो भी कर सकते हैं, या इससे कम करना है अगेन वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा इफ़ यू वांट कि मैं थोड़ा और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूं या फिर थोड़े और पिक्चर्स आप प्रोवाइड करूं विद एवरी क्वेश्चन, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नॉट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। नंबर 1, इन मायोसाइटिस ओसिफिकेंस ट्रोमेटिका एट एल्बो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जो है हमें ये बता रहा है मायोसाइटिस ओसिफिकेंस है एल्बो पे, उसमें हम क्या क्या ट्रीटमेंट यूज ले सकते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए, फोर्स्ड पैसिव मोबिलाइजेशन शुड नॉट बी गिवन। नंबर बी, फोर्स्ड पैसिव मोबिलाइजेशन शुड बी गिवन। पहले में कह रहा है कि नहीं देना चाहिए, सेकंड में कह रहा है देना चाहिए, थर्ड में कह रहा है पैसिव मोबिलाइजेशन शुड बी गिवन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ आईएफटी, दैट इज द इंटरफेरेंशियल थेरेपी, या फिर इंटरफेरेंशियल करंट जो हम यूज लेते हैं पेशेंट में। And the last option is forced passive mobilization should not be given under general anesthesia. अब एक सिंपल सी बात है, अगर आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर तो उसमें हमने मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस भी पढ़ा था। ठीक है, विच मीन्स कि फ्रैक्चर के केस में हम वैसे भी पेशेंट को एक्यूटली तो इमोबिलाइजेशन ही रिकमेंड करते हैं। तो मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस ना हो या अगर हो गया तो उसके भी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, नंबर 1 इमोबिलाइजेशन से देंगे, विच मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, दैट इज द फोर्स्ड पैसिव मोबिलाइजेशन शुड नॉट बी गिवन। नेक्स्ट, आप इस फोटो के अंदर भी देख सकते हैं कि ये हमारा एल्बो है। ठीक है, यहीं पे हमारा ये मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस जो है ये भी डेवलप हो गया। बेसिकली ऑसिफिकेशन हो रहा है बोन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट्टी प्लैट सर्जिकल प्रोसीजर टू रिपेयर द रिकरेंट डिस्लोकेशन इन वॉल्स। हमारे पास चार ऑप्शंस है। नंबर 1, शॉर्टनिंग ऑफ द स्कैपुलारिस मसल, शॉर्टनिंग ऑफ द इंफ्रास्पाइनेटस मसल, ऑप्शन नंबर सी, शॉर्टनिंग ऑफ द सुप्रास्पाइनेटस मसल, या फिर डी, वेज ऑस्टियोटोमी ऑफ द ह्यूमरस। अगेन ये जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ये हमें नाम से याद रखने हैं, इनके सर्जिकल प्रोसीजर्स हो गए या फिर किसी भी टाइप की कंडीशन है तो ये कुछ चीजें हमें नाम से याद रखनी है। रिकरेंट डिस्लोकेशन होता है, उसके केस में हमारे पास बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, उनमें से एक होता है पुट्टी प्लैट सर्जिकल प्रोसीजर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, थोड़ा सोचिए, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द शॉर्टनिंग ऑफ द स्कैपुलारिस मसल। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ये जो फोटो आई है आप इसके अंदर भी देख सकते हैं कि बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है हमारा किसका, स्कैपुलारिस मसल का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसे कोरिकोइड प्रोसेस के ऊपर अटैच कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, people having the following tissue types are more prone to have rheumatic arthritis। ठीक है, अगेन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसपे समझने से ज्यादा हमें थोड़ा सा रिटेन करना पड़ेगा माइंड में। ऑप्शन नंबर ए, HLA-B34, ऑप्शन नंबर बी, HLA-D3-DR4, ऑप्शन नंबर सी, HLA-B27 एंड ऑप्शन नंबर डी, HLA-D27। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, HLA-DR4, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इन टेलीपेस इक्वाइनस वायरस फुट इज इन विच पोजीशन। ठीक है, हमें पता ही है कि ये क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, plantar flexion and eversion, option number B, dorsiflexion and eversion, option number C, plantar flexion and inversion, and option number D, dorsiflexion and inversion। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा भी कंडीशन याद हो कि इसके अंदर फुट कौन सी पोजीशन में जाता है तो ये बहुत ही इजी है बताना।
इनफैक्ट इस कंडीशन का जो नाम है इसी के अंदर से इसका डिफॉर्मिटी भी हम रूल आउट कर सकते हैं कि हाँ ये इसकी डिफॉर्मिटी है। सिंपल। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द प्लांट रिफ्लेक्शन एंड द इन्वर्जन। ठीक है। अब ये जो फोटो आई है इसके अंदर भी हम काफी सारे डिफॉर्मिटीज देख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है टेलीपेस इक्वाइनस वेरिस फुट। ठीक है, तो हर एक वर्ड को हम इस फोटो के अंदर देख सकते हैं। इक्वाइनस के अंदर प्लांट रिफ्लेक्शन में जा रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी था, उसके अंदर प्लांट रिफ्लेक्शन था, तो नंबर वन चीज तो रूल आउट हो गई सही। फिर वेरिस के अंदर जा रहा है तो इन्वर्जन के अंदर जा रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो हमारा प्लांट रिफ्लेक्शन एंड इन्वर्जन जो होगा सही आंसर होगा। इसके अलावा केरस को प्लानस, स्प्लेन एंड वेल्गस सभी डिफॉर्मिटीज इस फोटो के अंदर देख सकते हैं इजीली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अगेन ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा कि क्या है इसका डेटा। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव इन द एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो कंडीशन होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है बैम्बू स्पाइन, जो हमें क्लियरली याद रखना है, क्योंकि कई एग्जाम पेपर्स के अंदर आप देखोगे कि ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, जिसमें बैम्बू स्पाइन इज ऑलवेज द राइट आंसर। तो बैम्बू स्पाइन एंड एएस हमेशा साथ साथ होंगे, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इस क्वेश्चन को आप देखिए, सोच के बताइए क्या आंसर होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द HLA-B27। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द कार्पल टनल सिंड्रोम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता ये ऐसा कोई होगा जिसे नहीं आता होगा। Still, we'll go through the options. Option number A, ulnar compression at the wrist. Option number B, ulnar compression at the elbow. Option number C, median compression at the wrist. ऑप्शन नंबर डी, मीडियन कंप्रेशन एट द एल्बो। ये हम सभी को पता है। अच्छा, एक चीज तो ये कि कार्पल टनल सिंड्रोम अगर बोल रहा है तो कार्पल तो वैसे भी कहाँ होती है, अगर आप इसको याद रखना चाहें तो वो रिस्ट में ही होगी। तो एल्बो वाले तो दोनों ऑप्शन हमारे कट हो गए। रिस्ट पे हमारे पास अल्नार कंप्रेशन बचा या मीडियन कंप्रेशन बचा, तो ऑब्वियसली मीडियन कंप्रेशन एट द रिस्ट इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का भी नहीं है, ये तो एक बहुत इजी नोन चीज है। ठीक है, ये हम फोटो में भी देख सकते हैं कि फ्लेक्सर रेटिनाक्युलम जो होता है, ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट जो होता है, उसके नीचे मीडियन नर्व का कंप्रेशन हो जाता है। ठीक है, कंप्रेस्ड मीडियन नर्व जैसा अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। बाइलेटरल सिमेट्रिकल pseudo fractures are seen most commonly in which of the following conditions। ना बाइलेटरल यानी कि दोनों तरफ प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल एक हिप में है तो दूसरे हिप में भी होगा, एक अपर लिम्ब के अंदर है, अपर एक्सट्रीमिटी के अंदर है तो दूसरे वाले में भी वही मिलेगा। ठीक है, तो बायलेटरल यानी दोनों तरफ प्रेजेंट होगा, सिमेट्रिकल होगा एंड स्यूडो फ्रैक्चर। स्यूडो फ्रैक्चर मतलब पार्शियल फ्रैक्चर्स है, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली ही बोन्स जो है वो डिस्प्लेस हो गई है, उनको कांटेक्ट बिल्कुल चला गया है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, माइनर फ्रैक्चर होंगे लेकिन दोनों तरफ होंगे, सिमेट्रिकल होंगे। तो सबसे कॉमनली ये हमें कहाँ देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए, मल्टीपल माइलोमा। ऑप्शन नंबर बी, फाइब्रस डिस्प्लेसिया। ऑप्शन नंबर सी, ऑस्टियोमलेशिया एंड ऑप्शन नंबर डी, पेजेट्स डिजीज। अगेन ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑस्टियोमलेशिया सही आंसर है। तो ऑस्टियोमलेशिया के अंदर ही हमें इतने फ्रैक्चर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे फाइब्रस डिस्प्लेसिया है तो उसके अंदर क्या होगा, बोन्स जो होती है उनके अंदर फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन ज़्यादा होने लग जाता है, तो वो हमें फाइब्रस डिस्प्लेसिया में मिलेगा। फिर आते हैं हम मल्टीपल माइलोमा के अंदर। उसके अंदर क्या होगा, हमारे प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं उनका कैंसर होता है बेसिकली। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम चलते हैं पेजेट्स डिजीज में। आई एम सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन। पेजेट्स डिजीज के अंदर क्या होगा, साइनोवियल जो हमारा मेम्ब्रेन होता है उसमें प्रोलिफरेशन होने लग जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार हम फोटो भी देख लेते हैं। ये हमें दिख रहा है जहाँ दोनों एरो हैं वहीं पे सूडो फ्रैक्चर्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Complete disappearance of shadow of lesser trochanter in the anterior-posterior या AP view of the X-ray indicates which of the following dislocations or conditions।
Number A, central dislocation of hip. Number B, anterior dislocation of hip, posterior dislocation of hip, and fracture neck of femur. ठीक है। अच्छा, एक चीज, अब एक बहुत नॉर्मल सी बात है, जब भी हम एमसीक्यू को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमें ये भी सोचना है कि जिस भी जॉइंट या जिस भी स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन है उसमें कॉमनली क्या देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये हिप की बात कर रहे हैं या फिर लेसर ट्रोकैंटर की बात कर रहे हैं बेसिकली, तो हमारा हिप जॉइंट जो है वो डिसलोकेट हो रहा है। ठीक है, वही हमें ऑप्शन में भी दे रखा है। तो सबसे कॉमनली कौन सा हिप डिसलोकेशन हमें देखने को मिलता है? दैट इज द पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द हिप। तो कई बार अगर हमें क्वेश्चन नहीं भी आता है या हम क्लियर नहीं है तो भी हमें थोड़ा डेटा के हिसाब से चलना है कि हाँ ये कॉमनली ये देखने को मिलता है। तो क्वेश्चंस भी जो होते हैं काफी हद तक कॉमन कंडीशन से आपसे पूछी जाती है, कॉमनली पेशेंट में क्या देखने को मिलता है ये पूछी जाती है, बजाय बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस के। हाँ, थोड़े बहुत टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, 2-5, लेकिन हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत हम नॉर्मल डेटा देख के भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे अगर शोल्डर है तो उसके अंदर एंटीरो इंफीरियर या एंटीरियर डिसलोकेशन होता है, वो सबसे ज्यादा कॉमन होता है। रिकरेंट डिसलोकेशंस होते हैं, वो भी एंटीरियरली कॉमन होते हैं। तो आप थोड़ा बहुत अपना प्रैक्टिकल नॉलेज लेके भी क्वेश्चंस का सही आंसर दे सकते हैं। तो पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द हिप। ठीक है। अब जैसे इसमें आप देख सकते हो पोस्टीरियरली जा चुका है आपका हेड ऑफ द फीमर, एंड साथ ही में लेसर ट्रोकैंटर भी आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, जो, एक सेकेंड, आई शो यू विद दिस। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा लेसर ट्रोकैंटर होता है, दिस इज द ग्रेटर ट्रोकैंटर, ये हमारा लेसर ट्रोकैंटर होगा। क्योंकि ये पीछे जा चुका है तो ये पूरा ओवर शैडो हो चुका है हमारे शाफ्ट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के अंदर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, an old epileptic patient presented with a complaint of pain in both the temporal regions and inability to close her mouth after the episode of fits। एक एपिलेप्टिक पेशेंट है जिसे दोनों टेम्पोरल रीजन के अंदर जो है पेन हो रहा है, इसके अलावा वो माउथ भी बंद नहीं कर पा रही है। कब? आफ्टर एपिलेप्टिक फिट्स, जैसे अटैक आता है, सीजर्स आते हैं, उसके बाद वो नहीं कर पा रही है। द पेशेंट हैव सिमिलर प्रॉब्लम 3 times in the past। मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस ऑफ द above केस इज व्हाट? नंबर 1, फ्रैक्चर मैंडिबल। ठीक है। नंबर 2, सॉरी, dislocation of the temporomandibular TMJ joint, TMJ, fracture of the temporal bone, and none of the above। क्या लगता है आपको? एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है एक्चुअली, क्योंकि इसके जो ऑप्शन है बहुत ही सिंपल दे रखे हैं। 2 ऑप्शन आपको फ्रैक्चर के दे रखे हैं जो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, एंड बाकी है हमारा डिसलोकेशन। तो क्लियर आंसर है हमारे पास डिसलोकेशन ऑफ द टीएमजे। ठीक है, क्योंकि ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर हमारा टीएमजे होता है, उसी पे वैसे भी हमारा मूवमेंट होता है। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, वही है, लेकिन इसके अंदर हमसे जो पूछा गया है वो चेंज हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंफर्मेटरी फॉर द डेफिनेट डायग्नोसिस। पिछले क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि क्या डायग्नोसिस होगा, इसमें हमें पूछा जा रहा है कि कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या होगा। अब आप बताइए एक बार क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। वेरी सिंपल, क्योंकि वो एक डिसलोकेशन का केस है तो इसलिए हमारे पास एक्सरे और सीटी स्कैन जो होगा वो हमें क्लियर पिक्चर दे देगा। ठीक है, हिस्ट्री तो देखो आपको क्वेश्चन में दे ही रखी है। ब्लड एंड यूरिन एग्जामिनेशन आपके पास कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं निकल के आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो आपको दिख रही है, तो हम एक्सरे एंड सीटी स्कैन के ऊपर जाना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेम क्वेश्चन हमें पूछा गया, लेकिन अगेन क्वेश्चन बदल दिया गया थोड़ा सा। The patient had similar problem 3 times in the past. Treatment of choice for this. See, पहले हमें सेम कंडीशन देके ये पूछा गया था कि डायग्नोसिस क्या होगा। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कंफर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए हम क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एंड थर्ड के अंदर हमें पूछा जा रहा है कि भाई चलो डायग्नोसिस भी हो गया, असेसमेंट या इन्वेस्टिगेशन भी हो गई, अब आप ट्रीटमेंट प्लान पे आ जाओ। ठीक है, तो ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे? नंबर ए, क्लोज रिडक्शन एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस कास्ट। Number B, close reduction and bandaging. Option number C, open reduction internal fixation, or if या फिर arthroplasty of TM joint resurfacing the joint।
क्विकली थोड़ा सोच के देखिए क्या आंसर होना चाहिए। सीधा सा है, जब टीएम जॉइंट को फोकस करते हुए ये हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है तो आर्थ्रोप्लास्टी ही करेंगे उसकी एंड रीसरफेस करेंगे उसे, ठीक है, ताकि बार बार वो डिसलोकेट ना हो। ठीक है, जैसे कि शोल्डर में भी डिसलोकेशन हो जाता है तो अपन रीसरफेसिंग भी करते हैं, ठीक है, आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीपल हेरिडिटरी ऑस्टियोकॉन्ड्रोमेटोसिस एक्सेप्ट व्हाट। सोच के देखिए। देखिए ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर इफ़ यू नो द कंडीशन वेरी वेल यू विल बी एबल टू आंसर इट एंड इफ़ यू डू नॉट तो आप थोड़ा बहुत इसमें फंस सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा इसका एक आंसर है। अच्छा, आपने देखा होगा मल्टीपल बोनी स्वेलिंग्स आपको देखने को डेफिनेटली मिलती है इसमें, डिफॉर्मिटीज़ भी होंगी, बोनी स्वेलिंग होगी तो ड्वार्फिज्म भी हो जाता है अगेन क्योंकि बोन्स आपके इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। तो जॉन्डिस एंड एनीमिया थोड़ा सा सर्कुलेटरी चीज़ें हैं, वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। सो करेक्ट ऑप्शन है जॉन्डिस एंड एनीमिया, ठीक है। ऑस्टियोकॉन्ड्रोमेटोसिस के अंदर बेसिकली क्या होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होता है उसका काफ़ी प्रोलिफरेशन हो जाता है, ठीक है, तो आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। द फेशिया विच इज जनरली नॉट इन्वॉल्व इन द ट्यूब्यूल ट्रांस कॉन्ट्रैक्चर इज, बताइए कौन सा इसमें से इन्वॉल्व नहीं होता है। इनमें से कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता है क्योंकि जो इन्वॉल्व हो रहा है वो बेसिकली हमारा पामार फेशिया होता है, ठीक है। So option number D would be the right answer. Now moving on to the next question. Question number 14. Which is with the valgus extension overload syndrome and most symptomatic due to which of the following? वैल्गस एक्सटेंशंस देखने को मिल रहे हैं हमें ओवरलोड सिंड्रोम के साथ सबसे ज़्यादा और मोस्ट सिम्टोमेटिक, सबसे ज़्यादा सिम्टम्स क्यों देखने को मिलते हैं, सोच के देखिए। ओवरलोड हो रहा है, देखो कहीं ना कहीं आप इसमें एक सिंपल सी चीज़ देख लो, दैट इज ओवरलोड सिंड्रोम। ओवरलोड हो रहा है यानी कि स्ट्रेस फ्रैक्चर से कहीं ना कहीं लोकेटेड आई मीन रिलेटेड होगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस फ्रैक्चर जो होता है उसमें भी क्या होता है, ओवरलोड ओवर यूज़ की वजह से आपको फ्रैक्चर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मार्च फ्रैक्चर, ठीक है, तो मार्च फ्रैक्चर कहाँ होता है, मेटाटार्सल्स में होता है, सेकंड मेटाटार्सल में, ठीक है। तो ओवरलोड से हमने कहीं ना कहीं कोरिलेट कर लिया स्ट्रेस फ्रैक्चर को, सिंपल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेंडन इज मोस्ट कॉमनली रप्चर्ड इन द rheumatoid disease? abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, extensor pollicis longus या extensor indicis। पूछ के देखिए, एक इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपने देखा होगा जब भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है या रे होता है किसी को तो काफ़ी सारे डिफॉर्मिटीज़ उनके हाथों में हमें देखने को मिलती है, उसमें काफ़ी कॉमन होता है हमारा इंडेक्स फिंगर, ठीक है। सो अच्छा, अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी ऑप्शंस हमें दिए गए हैं दिक्कत सब में आ सकती है, लेकिन हमें पूछा है मोस्ट कॉमनली किस में देखने को मिलती है, तो सबसे कॉमनली हमें एक्सटेंसर इंडेक्स पे देखने को मिलती है। आप कभी भी देखना इंडेक्स फिंगर के ऊपर सबसे कॉमनली डिफॉर्मिटी दिखती है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन द इवेल्युएशन ऑफ एन इन्फेंट बार्लोस प्रोवोकेटिव टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट। आपने सुना होगा बार्लोस टेस्ट होता है, ऑर्टोलानी टेस्ट होता है, ये सब जो टेस्ट होते हैं और भी हैं वो आप चेक करना खुद से कि कहाँ कहाँ क्या है, ठीक है। पर ये दो मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं, ये होते हैं इसमें ऑप्शन नंबर ए हिप इंस्टेबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी नी इंस्टेबिलिटी, सी शोल्डर इंस्टेबिलिटी एंड डी रिस्ट इंस्टेबिलिटी। हर जॉइंट का कुछ ना कुछ इंस्टेबिलिटी हो रही है बच्चे के अंदर, ठीक है, ज़्यादातर हम ये बच्चों के अंदर ही देखते हैं। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है। अगेन देखो अब क्या होगा ना, ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको जैसे बार्लोस लिखा तो बार्लोस देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि वो हिप से रिगार्डिंग कुछ ना कुछ बात कर रहा है, ठीक है। तो हिप इंस्टेबिलिटी इसका करेक्ट आंसर होगा।
जैसे अब आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर, बार्लो टेस्ट आपको दिख रहा है, ऑर्टोलानी दिख रहा है, गैलेजी दिख रहा है। ठीक है, ये सारे टेस्ट हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं है, जो डॉक्टर है, जो थेरेपिस्ट है, वो डिसलोकेट करके वापस रीलोकेट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो हो जाता है, इसका मतलब ये है कि हाँ, हिप इनस्टेबल है। उसे हम जब रिड्यूस कर रहे हैं तो वो भी हो रहा है, डिस्प्लेस कर रहे हैं तो भी हो रहा है। ठीक है, तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। द प्राइमरी बेनिफिट्स ऑफ द सीपीएम आफ्टर द लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन। सीपीएम का मतलब होता है कंटिन्यूअस पैसिव मोशन या मूवमेंट। सीपीएम की मशीन होती है, आप सबने देखा होगा, और अगर मशीन को यूज नहीं ले रहे वैसे भी कर रहे हैं तो कंटिन्यूअसली पैसिव मूवमेंट करवा रही है। आफ्टर द लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन इज, देखो ये सारे हमारे बेनिफिट्स तो हैं, लेकिन जो मेन जो प्राइमरी बेनिफिट होगा आफ्टर द लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन, वो हमें क्या देखने को मिलेगा। नंबर 1, पेन मैनेजमेंट, एडिमा रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ द एडेशन फॉर्मेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोफी। अब आप बताइए क्या होना चाहिए। सीपीएम आप क्यों दे रहे हो, फायदे तो ये सारे होंगे, लेकिन प्राइमरी फायदा क्या होगा कि इसलिए हम मेनली सीपीएम को रिकमेंड कर रहे हैं पेशेंट को। वेरी सिंपल, देखो जैसे पेन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 पेन पे चलते हैं। तो पेन जो होगा डेफिनेटली जब रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगी, स्टिफनेस कम होगी, इडीमा भी कम होगा, पेन भी कम होता जाएगा अपने आप। लेकिन पेन के लिए हम सीपीएम को नहीं प्रिस्क्राइब कर रहे, पेन के लिए हम इलेक्ट्रोथेरेपी मॉडलिटीज देते हैं, हम आइसिंग करने को बोलते हैं, पेशेंट को थोड़ा इमोबिलाइज रखने के लिए बोलता है, पेन किलर्स भी चल रहे होते हैं। ठीक है, तो पेन मैनेजमेंट के लिए सीपीएम नहीं यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है इडीमा रिडक्शन। हाँ, इडीमा कम होता है, लेकिन इडीमा तो एलिवेशन से भी कम हो जाएगा, ऐसा नहीं कि सीपीएम देने से ही वो कुछ कम होगा। नेक्स्ट आते हैं हम प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोफी। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि जब आप मूवमेंट करोगे तो ऑटोमेटिकली एट्रोफी के अंदर तो नहीं जाएगी मसल। एंड ऑप्शन नंबर डी, रिडक्शन इन द एडेशन फॉर्मेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यही इसका सही आंसर है। एडेशन फॉर्मेशन नहीं होगा जब आप सीपीएम यूज करोगे। एडेशन कब होता है? जब बहुत लंबे टाइम तक प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन हम देते हैं किसी भी जॉइंट को, किसी भी स्ट्रक्चर को, तो उससे क्या होगा, जितने भी मसल्स होंगे स्टिफनेस आने लगेगी, उनके अंदर एडेशन फॉर्मेशन हो जाएंगे, जो बाद में काम को और भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे। तो सीपीएम जो है मेनली रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए, ताकि नॉट ओनली आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ता है, पेन कम होता है, एडेशन फॉर्मेशन भी कम होती है। एंड ये सब चीजें क्या होती है, एक साइकिल में चलती है। एडेशन फॉर्मेशन को आप रोकोगे तो ऑटोमेटिक आरओएम बढ़ेगा, रेंज ऑफ मोशन पे आप फोकस करोगे तो ऑटोमेटिकली एडेशन फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो एडेशन फॉर्मेशन को रोकने के लिए या कम करने के लिए हम इसे यूज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द etiology of periarthritis of shoulder is, ये तो सबसे कॉमन क्वेश्चन, इससे कॉमन और इससे इजी क्वेश्चन तो कोई हो भी नहीं सकता। पेरियार्थराइटिस ऑफ शोल्डर किस कंडीशन को कहते हैं हम? फ्रोजन शोल्डर को कहते हैं, जिसके अंदर क्या होती है, कैप्स्यूलर थिकनिंग हो जाती है शोल्डर के अंदर। सो नंबर 1, डीजेनरेटिव कार्टिलेज इन द क्लेनॉइड कैविटी। ऑप्शन नंबर बी, etiology की बात हो रही है, ध्यान से करना है, इन्फेक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट, सी फ्रैक्चर ऑफ सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, या फिर डी इडियोपैथिक। तो वेरी सिंपल, इडियोपैथिक होता है। अब इसमें एक चीज हमें और ये याद रखनी है कि इडियोपैथिक तो चलो सबसे कॉमन है ही उसकी इटियोलॉजी, लेकिन ये जितने भी बाकी और ऑप्शंस हैं, इनसे भी कहीं ना कहीं सेकेंडरी जो चीजें हो सकती है, जो कंडीशन अराइज हो सकती है पेशेंट में, वो फ्रोजन शोल्डर है। डीजेनरेट होने लगेगा कार्टिलेज तो उसकी वजह से भी हो जाएगा फ्रोजन शोल्डर। इन्फेक्शन हो जाता है, अनट्रीटेड रह जाता है, मान लो उस केस में उस पेशेंट में डायबिटीज भी है, अगेन कहीं ना कहीं वो फ्रोजन शोल्डर हो सकता है बाद में। फिर नेक्स्ट है, मतलब इन्फेक्शन से कोई डायरेक्टली वैसे नहीं होगा, लेकिन बाय चांस की बात है, अगर उसके डायबिटीज भी है तो कुछ भी ऐसी कंडीशन जो इम्यूनिटी पे डायरेक्ट अटैक करती है, वो भी फ्रोजन शोल्डर में रिजल्ट कर सकती है बाद में। नेक्स्ट है फ्रैक्चर ऑफ द सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। अगेन इसमें क्या होगा, स्टिफनेस रह जाएगी, बाद में फ्रोजन शोल्डर होने का चांस। तो ये सब चीजें प्राइमरी तो नहीं, लेकिन सेकेंडरी चांसेस के अंदर कर सकती है फ्रोजन शोल्डर। ठीक है, बट मेनली तो हम देखते हैं कि इडियोपैथिक जो होता है इसका कॉज है। इडियोपैथिक मतलब इसका कोई भी नोन इटियोलॉजी नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट, अर्ब्स पाल्सी इज ड्यू टू इंजरी ऑफ व्हाट? ऑप्शन नंबर ए, हेड इन्वॉल्विंग द प्री मोटर एरिया, क्या ये हेड में होती है? ऑप्शन नंबर बी, pelvis involving the lumbosacral plexus. Option number C, thorax involving diaphragm. And option number D, upper roots of the brachial plexus involving C5 and C6. अब इसमें एक चीज हमें पता होनी चाहिए, अर्ब्स पाल्सी है जो कि अपर लिम्ब की प्रॉब्लम, ठीक है, तो इसमें पेल्विस नहीं आएगा, इसमें थोरैक्स नहीं आएगा, ठीक है, पेल्विस और थोरैक्स का कोई भी इससे रिलेशन नहीं। अब आता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द हेड, एंड ऑप्शन नंबर डी, अपर रूट्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। तो अर्ब्स पाल्सी जो होती है वो होती है हमारी अपर रूट्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस इन्वॉल्विंग C5 C6, ठीक है। C5 से T1 तक हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस होता है, उसके अंदर अलग अलग रूट्स होते हैं, डिविजन्स होते हैं, ठीक है। फिर उसमें भी सबसे कॉमन जो है हमारा C5 एंड C6 कॉमनली होता है, बाइसेप्स को भी सप्लाई करता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। अब इस फोटो में भी आप देख सकते हो कि ये ब्रेकियल प्लेक्सस जो है, वेट अ मिनट, आप देख सकते हो कि ये ब्रेकियल प्लेक्सस यहाँ से है। अब देखो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो था वो कह रहा था हेड इन्वॉल्विंग द प्री मोटर एरिया, तो प्री मोटर एरिया नहीं है, ठीक है। हेड का डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसके अंदर रोटेशनल इंजरी हो सकती है जिसकी वजह से अर्ब्स पाल्सी हो भी जाए, लेकिन हेड का ऐसा इसमें कोई रोल वैसे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्लियर है। सी देखो ये ब्रेकियल प्लेक्सस ऊपर से नीचे तक पूरा सप्लाई कर रहा है, इसके अंदर अपर ये जो 5-6 वाली ब्रांचेस है, ठीक है, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो आर्म है उसका आप पोजीशन भी याद रखें, पूरी तरीके से एक्सटेंशन में है, और जो फोर आर्म है वो प्रोनेशन के अंदर है, जो हमारा रिस्ट है वो फ्लेक्शन के अंदर है, फिंगर्स है सब फ्लेक्शन के अंदर जाके, ठीक है। तो डिसेबल्ड आर्म ऑल्सो, ठीक है, बच्चा अपने बिल्कुल पास में एकदम अटैच करके रखता है अपने हाथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द फॉलोइंग टॉपिकल एंटीबायोटिक एजेंट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बर्न वुंड्स? पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन नंबर बी, बेटनोवेट, ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर सल्फाडाइजिन, एंड ऑप्शन डी, एसिटाइल सैलिसिलेट्स, ठीक है। सो अगेन देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपको याद है तो आप कर पाओगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप सोच सकते हो, फॉर एग्जाम्पल पहले वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि हाँ हमें पता है कि जैसे अपर रूट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस का ही होना चाहिए, ये सब चीजें तो नहीं है, तो ये इसी का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी सोच के देखिए क्या आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, सिल्वर सल्फर डायजीन, ठीक है। इसके साथ हमारे सारे क्वेश्चंस जो है कवर हो चुके हैं, पर देखिए आप आगे के भी क्वेश्चंस रेडी है हमारे पास जो हम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है।